आसमान पर बादल गरज रहे थे और कमरे में जुल्म का एक होलनाक खेल खेला जा रहा था। अरीज फातिमा का शौहर जहांगीर एक हारी हुई बाजी के नशे में भपरा हुआ था। उसने जुए में अपनी ही बीवी को दांव पर लगा दिया था और हार चुका था। जब जहांगीर अपने बदबख्त दोस्त को लेकर कमरे में दाखिल हुआ और अरीज को उसके हवाले करने लगा तो अरीज की रूह कांप उठी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने जहांगीर के पैर पकड़ लिए। जहांगीर, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई चीज़ नहीं। जहांगीर ने हकारत से उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। दफ़ा हो जाए यहाँ से, आज से तो इसकी मलकियत है। खौफ और हरास के आलम में अरीज अपनी इज्जत बचाने के लिए घर के पिछले दरवाजे से नंगे पांव अंधेरी रात में भाग निकली। पीछे जहांगीर और इसका दोस्त वैश्यों की तरह कैके लगाते हुए उसके पीछे दौड़ रहे थे। बरसात की वो रात और ज़िंदगी की मौत की वो जंग। अरीज सड़क पर पागलों की तरह भागती चली जा रही थी जब एक बेकाबू कार ने उसे ज़ोरदार टक्कर दी और हवा में उछलकर दूर जा गिरी। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। एक होलनाक कार हादसे के बाद जब अरीज फातिमा को होश आया तो वो अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी के कई अहम बाब भूल चुकी होती है। उसकी धुंधली यादों में बस एक ही चेहरा महफूज रहता है और अस्पताल से लेकर शाहाना महल जैसे बड़े घर तक एक पुरवकार और दिलकश शख्स खुद उसका शौहर शहरयार हाशमी जाहिर करके उसकी ज़िंदगी में दाखिल होता है। उसने अपनी पलकें उठाईं तो सामने एक नर्स को ड्रिप चेंज करते देखा। मैं कहाँ हूँ? अरीज की आवाज़ धीमी थी। नर्स ने मुस्कुरा कर कहा, आप लियाकत नेशनल अस्पताल में। शुक्र करें अल्लाह का, इतने बड़े हादसे के बाद आपकी जान बच गई। डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ। चंद लम्हों बाद केबिन का दरवाज़ा खुला और एक लंबा पुरवकार शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बेपनाह परेशानी थी जब सुकून में बदल रही थी। उसने आगे बढ़कर अरीज का हाथ अपने मजबूत हाथों में ले लिया। अरीज, कैसी हो आप? शुक्र है मेरे रब का कि तुम होश में आ गई। उसकी आवाज़ में एक अपनायत थी मगर अरीज की आंखों में अजनबीपन था। अरीज ने उससे हाथ छुड़ाना चाहा। आप कौन हैं और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया। तुम मुझे भूल गई हो अरीज? मैं शहरयार हूँ, तुम्हारा शौहर। शौहर? अरीज का दिल ज़ोर से धड़का। उसने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ? मेरे अम्मी अब्बू कहाँ हैं? शहरयार ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। सब बता दूंगा, पहले खुद को संभालो। डॉक्टर ने कहा है कि सर पर चोट लगने की वजह से तुम्हें आर्जी यादाश्त का मसला हो गया है। वक्त के साथ सब याद आ जाएगा। अब घर चलो, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। गाड़ी जब एक बहुत बड़े और शानदार गेट के अंदर दाखिल हुई तो अरीज दंग रह गई। ये कोई आम घर नहीं बल्कि किसी महल जैसा लग रहा था। चारों तरफ पौधे, संगमरमर के फर्श और मुलाजमीन की कतारें थीं। जैसे ही गाड़ी रुकी, शहरयार ने आगे बढ़कर अरीज के लिए दरवाज़ा खोला। आओ अरीज, ये तुम्हारा अपना घर है। जब वो अंदर दाखिल हुए तो लॉन्च में एक उधेड़ उम्र खातून जो चेहरे से काफ़ी सख्त मालूम होती थी सोफे से उठी। ये शहरयार की बड़ी फूफो बेगम नाहिद थीं जो इसी घर में रहती थी। बेगम नाहिद ने अरीज को सर से पांव तक देखा और सर्द लहजे में बोली, आ गई मोहतरमा। शुक्र करो शहरयार का जो इसने तुम्हें इस हाल में भी संभाल रखा है। अरीज घबराकर पीछे हटी। उसके मुंह से बेख्तियार निकला, मैंने क्या किया है? मुझे तो कुछ याद ही नहीं। शहरयार फौरन दरमियान में आ गया। फूफी जान, प्लीज़, डॉक्टर ने मना किया इसे परेशान करने से, वो पहली सदमे में है। बेगम नाहिद ने हकारत से मुंह फेर लिया और बोली, यादाश्त तो चली गई है मगर जो असरात ये छोड़कर आई है वो सबको भुगतने पड़ेंगे। देख लेना शहरयार, ये औरत इस घर के लिए तबाही लाएगी। अरीज की आंखों में आंसू आ गए। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, अगर ये मेरा घर है और ये शख्स मेरा शौहर है तो फिर ये खातून मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मेरी माजी में ऐसा क्या छुपा है जो ये सब मुझसे अलग थलग महसूस हो रहा है? जब शहरयार अस्पताल में मौजूद था, इसने फ़ोन मिलाकर अपनी माँ से कहा, अम्मी, सबको बता दें कि मैं घर में एक लड़की को लेकर आ रहा हूँ जिसे सब ने मेरी बीवी की तरह ट्रीट करना है। ये सुनकर फ़ोन पर मौजूद फूफी और इनकी बेटी कलसूम के चेहरे गुस्से से तप उठे, जो बचपन से शहरयार की दौलत और जायदाद की वारिस बनने के ख्वाब देख रही थी और चाहती थी कि कलसूम की शादी शहरयार से हो जाए। लेकिन शहरयार के रौब के आगे बोलने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। इसलिए मजबूरन उन सबको अरीज के सामने मोहब्बत और अपनायत की ये झूठी अदाकारी करनी पड़ी। रात के 2 बज रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा था। अरीज को नींद नहीं आ रही थी।
वो पानी की प्यास महसूस करते हुए दबे पांव कमरे से बाहर निकली। जब वो हाल से गुजर रही थी तो उसे स्टडी रूम का दरवाजा हल्का सा खुला दिखाई दिया, जहां मध्यम रोशनी जल रही थी। अरीश ने अंदर झांका ना चाहा था कि किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। वो घबरा कर पलटी तो सामने एक तेज नैन नकुश वाली लड़की खड़ी थी। अरीश ने अजनबी नज़रों से उसे देखा और मध्यम आवाज़ में पूछा, आप कौन हैं? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? इस लड़की ने हंसकर खुद को मुतारिफ करवाया, मैं कलसूम हूँ, इस घर की मालकिन की बेटी और शहरयार की कज़न। इससे पहले कि अरीश कुछ और कहती, कलसूम ने तंजिया लहजे में कहा, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम इस घर की मलका बनकर बैठी हो तो सब तुम्हें दिल से कबूल कर लेंगे? अरीश इस अचानक जुमले से दंग रह गई। मैं तो बस प्यासी थी, पानी लेने बाहर की दुनिया से आकर इस महल के ख्वाब देखने वाली आरजी मेहमान हो तुम। कलसूम ने बात काटते हुए और ऊंची आवाज़ में तंज किया। उनकी आवाज़ें सुनकर स्टडी रूम का दरवाज़ा झटके से खुला और शहरयार बाहर निकला। उसने एक रोबदार निगाह कलसूम पर डाली, जिसकी वजह से कलसूम के बोलते बोलते परकच्छे उड़ गए। शहरयार ने धीमी आवाज़ में कलसूम को तंबीह की, कलसूम तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस वक्त अपने कमरे में जाओ फौरन। उसके बाद शहरयार ने पलटकर अरीश को देखा, जिसकी आंखों में बेयकीनी के बादल मंडल आ रहे थे। शहरयार ने नरमी से अरीश का बाजू पकड़ा और उसे हाल से उठाकर उसके कमरे की तरफ ले जाने लगा, जबकि कलसूम दिल ही दिल में जलती हुई अपने कमरे की तरफ लौट गई। शहरयार ने अरीश को बेड पर बिठाया और खुद पानी का गिलास भरकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो पानी पियो और इन लोगों की बातों का दिल पर असर मत लो। अरीश ने कांपते हाथों से गिलास लिया, मगर उसकी आंखों में सवालिया निशान वैसे के वैसे थे। उसने गिलास साइड मेज पर रखा और डरते डरते पूछा, शहरयार अगर आप वाकई मेरे शौहर हैं तो वो लड़की मुझे इतनी हकारत से क्यों देख रही थी? शहरयार ने गहरा सांस लिया और उसके करीब सोफे पर बैठ गया। अरीश, जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। हादसे से पहले कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गई थी, इसलिए वो लोग तुमसे नाराज़ हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। तुम आराम करो, सुबह सब ठीक हो जाएगा। शहरयार उसे दिलासा देकर कमरे से बाहर निकल गया, मगर अरीश का दिल अभी भी किसी अनहोनी घबराहट की लपेट में था। शहरयार जैसे ही लॉन से गुजरकर जाने लगा, अंधेरे में सोफे पर बैठी बेगम अख्तर ने उसे रोक लिया। रुको शहरयार। माँ की आवाज़ पर शहरयार के कदम रुक गए। बेगम अख्तर अपनी जगह से उठी और बेटे के सामने आकर खड़ी हो गई। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? इस लड़की को उठाकर इस घर में ले और सबको हुक्म दिया कि इसे तुम्हारी बीवी माने? आखिर कौन है ये लड़की, और तुमने सबसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि ये तुम्हारी बीवी है? शहरयार ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा, फिर माँ की आंखों में देखकर बोला, अम्मी इस वक्त इस लड़की की जान को खतरा है। अगर मैं इसे यहाँ ना लाता तो वो मर जाती। बेगम अख्तर ने गुस्से से सर हिलाया। तो क्या तुमने कोई और अस्पताल या पनागाह नहीं देखी थी? इस घर में लाना ज़रूरी था क्या? पुप्पी और कुलसूम पहले तूफान उठाए बैठी हैं और ऊपर से तुम इस अजनबी लड़की को अपनी बीवी का दर्जा दे दिया। तुम होश में तो? अम्मी प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखें, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। वक्त आने पर सब बता दूंगा, बस फिलहाल इस घर में कोई इस पर उंगली ना उठाए। शहरयार ने टोक लहजे में कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि बेगम अख्तर सर पकड़कर वहीं खड़ी रह गई। अगली सुबह तंग गलियों और मकानात के दरमियान बने एक घर में जहांगीर सर पर हाथ धरे चारपाई पर बैठा था। उसके सामने उसका बदबख्त दोस्त इंसान था। क्या मुसीबत है यार, वो औरत रात के अंधेरे में भाग निकली। अब पुलिस या किसी ने देख ले तो हम फंस जाएंगे, दोस्त ने घबराते हुए कहा। जहांगीर ने गुस्से से सिगरेट जमीन पर फेंकी और जूते से मसल दी। दफा हो जाने दे इस साली को। यार अब ज़्यादा गुस्सा मत कर, जो होना था हो गया, तो उसने उसे समझाने की कोशिश की। जहांगीर ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, मुझसे मुंह काला करके भागी है वो। मैं इसका सरताज हूँ। एक औरत को अपने मर्द को नाराज़ करने का हक किसने दिया है? उसकी माँ ने उसे ज़रा तमीज़ नहीं सिखाई। बिल्कुल जाहिल औरत है वो भी। पता ही नहीं चला कब मौका पाकर फरार हो गई। अब जा रहा हूँ मैं इसकी माँ के घर, वहीं मिलेगी वो। दोस्त ने हंसते हुए उसे रोका। ओह बस कर दे भाई, क्या कहेगा जाकर उसकी माँ को, ये कि तूने उसे जुए में हार दिया था? खैर मुझे क्या, जो भी हो, मुझे अब वो लड़की चाहिए, और अगर उसकी माँ वो लड़की वापस नहीं दे सकती तो ये मकान मेरे नाम कर दे। जहांगीर ने कहका लगाया। अरे यार अपना लेन देन तो चलता रहता है, लेकिन क्या इस चक्कर में घर ही इतने आएगा? बस यही एक मकान बचा है मेरे पास। दोस्त ने कंधे उचकाए। हाँ हाँ ठीक है, 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ उसे, नहीं तो ऐसी जिल्लत मचाऊंगा कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और ये मकान भी ज़बरदस्ती अपने नाम करवा लूँगा। दानिश ने उसे इस हाल में देखा तो हैरानी से बोला, क्या बात है शहरयार, इतनी रात गए तूने यहाँ क्यों बुलाया और तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कोई मसला है क्या?
शहरयार ने गहरा सांस लिया, मग साइड मेज पर रखा और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, यार मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। दानिश ने संजीदा होते हुए पूछा, कैसी गलती? खुलकर बता, क्या हुआ है? शहरयार ने बोझल आवाज में एतराफ़ किया, इस दिन नशे में गाड़ी चला रहा था और वो लड़की अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई और गलती से मेरा एक्सीडेंट हो गया। दानिश की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या तू नशे में था? फिर तूने क्या किया? शहरयार ने अफसोस से सर हिलाया था। मैं घबरा गया था, इसलिए फौरन इसे अस्पताल लेकर गया। और डॉक्टर ने जब इसकी हालत के बारे में पूछा और होश में लाने की कोशिश की तो नशे और होश की इस हालत में मुझसे गलती से मुंह से निकल गया कि वो मेरी बीवी है। दानिश ने माथे पर हाथ मारा। तौबा कर शहरयार, होश में आने के बाद तूने ये क्या हमाकत कर दी? शहरयार ने परेशान होकर इधर उधर देखा और धीमी आवाज में बोला, जब मुझे होश आया और दिमाग ठिकाने लगा तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया। मैंने एक अजनबी लड़की को अपनी बीवी बना लिया। अब मैं उसे घर भी ले आया हूँ। समझ नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से कैसे निकलूं। इसी दौरान अरीज को प्यास लगी तो पीने के लिए दबे पाँव कमरे से बाहर निकली। वो लॉन के पास बने शीशे वाले दरवाजे के करीब से गुजर रही थी, जहाँ बाहर खड़े शहरयार और दानिश की आवाज़ें साफ आ रही थी। मैंने नशे में गलती से उससे अपनी बीवी कह दिया। एक अजनबी लड़की को अपनी बीवी बना लिया। ये अल्फाज अरीज के कानों में पड़े तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसके हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा था। अरीज की आंखों से आंसू बह निकले। वो एक लम्हा वहां नहीं रुकी, चुपचाप अपने कमरे की तरफ भाग गई और दरवाज़ा अंदर से बंद करके बिस्तर पर गिर पड़ी। दानिश ने एक लंबा सांस लिया, अपना हाथ सीने पर बांधे और संजीदा लहजे में बोला, देख शहरयार, जो तूने किया वो बहुत बड़ी हिमाकत थी, पर अब मसला हल करने का सोच। तो इस तरह एक अजनबी लड़की को ज़्यादा दिन अपने घर में नहीं रख सकता। कल को जब उसकी याददाश्त वापस आई और उसे सच पता चला तो क्या गुजरेगी उस पर। और वैसे भी घर में फूफी और कुलसूम पहले इसके पीछे पड़ी हैं। वो मौके की तलाश में। शहरयार ने परेशान होकर सर झुकाया और बोला, तो क्या करूं मैं अब? उसे घर से निकाल दूं? उसकी हालत तो देख, बेचारी पहली हादसे और याददाश्त खोने के सदमे में है। अगर मैं इसे सब सच बताकर बाहर निकालूंगा तो वो कहाँ जाएगी? दानिश ने उसे समझाते हुए कहा, निकालने की बात किसने की है यार, अकल से काम ले। सबसे पहले काम ये कर कि उसकी फैमिली को ढूंढ, पता चला वो कौन है, कहाँ रहती है, उसके घर वाले कौन हैं। जब उसकी असल फैमिली मिल जाएगी तो उसे इज्जत के साथ उसके घर वालों के हवाले कर देना। तब तक के लिए कोई बहाना बनाकर उसे यहीं रख ले, पर ज़्यादा लंबा मत खींच ये ड्रामा। शहरयार ने सोच में डूबकर सर हिलाया। हाँ, तू ठीक कह रहा है। मैं आज ही अपने बंदों को लगाता हूँ उसके घर वालों का पता लगाने के लिए। बस दुआ करके जल्दी कोई सुराग मिल जाए, वरना ये झूठ मुझसे ज़्यादा दिन नहीं छुप पाएगा। दानिश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हौसला दिया। बस ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत ले, बस जल्दी से उसकी फैमिली को ढूंढने की कोशिश कर, मैं भी अपनी तरफ से मदद करूँगा। इधर शहरयार की इस तंग गली में एक होलनाक मंजर था। जहांगीर गुस्से में पागल हुआ। रीछ की माँ के घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसके साथ उसका वही बदबख्त दोस्त भी था। जहांगीर ने आते ही दरवाजे पर जोर जोर से लाते मारना शुरू कर दी। दरवाजा खोल, बाहर आओ। कहाँ है वो रीछ? छुपा कर रखा है क्या उसे यहाँ? जहांगीर धाड़ रहा था। दरवाजे की आवाज़ सुनकर अंदर से एक ज़ईफ और बीमार औरत जो रीछ की माँ थी कांपते हुए बाहर आई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने खूंखार चेहरे के साथ जहांगीर को खड़ा पाया। उनका दिल खौफ से बैठ गया। तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरीज का नाम क्यों ले रहे हो? अरीज की माँ ने कपकपाती आवाज़ में पूछा। जहांगीर ने धक्का देकर उनको एक तरफ किया और सीधा घर के अंदर घुस गया। झूठ मत बोल बुढ़िया, मुझे अच्छी तरह पता है वो यहीं भाग कर आई होगी। कहाँ है वो? निकाल उसे बाहर, कहकर जहांगीर ने गुस्से में घर का सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। उसने मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए, सोफे के कुशन फाड़ दिए और घर में रखी मेज उलट दी। अरीज की माँ रोने लगी और उसके आगे हाथ जोड़ दिए। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो बेटा, सच कह रही हूँ। रीज इस हादसे के बाद से घर नहीं आई। मुझे खुद नहीं पता वो कहाँ है, उसकी कोई खबर नहीं मिली मुझे। जहांगीर का दोस्त आगे बढ़ा और जहांगीर का बाजू पकड़कर बोला, रुक जा जहांगीर, देख रहा है ना घर की हालत, और इस बुढ़िया की शक्ल से लग रहा है कि सच कह रही है, वो यहाँ नहीं है। जहांगीर ने गुस्से से दांत कचकचाए और अरीज की माँ के करीब जाकर धमकी अमेज लहजे में बोला, सुन ले कान खोल कर, अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं इस घर को भी आग लगा दूंगा और तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 1 हफ्ते का टाइम है तेरे पास, ढूंढ इसे या खुद तलाश करके मेरे पास लेकर आ। ये कहकर जहांगीर और उसका दोस्त वहां से तूफान की तरह निकल गए, जबकि अरीज की माँ सदमे से वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी।
गली के नुक्कड़ पर पहुंचकर जहांगीर का दोस्त बोला, अब बता क्या इरादा है? अगर वो लड़की इस घर में नहीं है तो गई कहाँ होगी? शहर इतना बड़ा है, कहाँ ढूंढेंगे उसे? शहरयार ने सिगरेट मुंह में दबाई और माचिस जलाई। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। कहीं ना कहीं तो गई होगी ना, या तो पुलिस के पास या फिर किसी अस्पताल में। वो अकेली है और बेसहारा है, ज्यादा दूर नहीं जा सकती। शहर के जितने बड़े अस्पताल हैं और जितने पुलिस स्टेशन हैं, सब जगह पता लगाओ। वो मेरी बीवी है, कानूनन भी और वैसे भी। मैं इसे यूं हाथ से जाने नहीं दूंगा। और अगर वो किसी कबीर बंदे के हाथ लग गई या किसी बड़े घर चली गई, फिर क्या करेगा? दोस्त ने शक जाहिर किया। जहांगीर ने जोर से कहका लगाया, अमीर घर? अरे भाई, ऐसी किस्मत कहाँ उसकी? और अगर चली भी गई तो घसीट कर वापस लाऊंगा उसे। चल मेरे साथ, आज रातें पूरे इलाके की खाक छानते हैं। वापिस शाहना महल में अरीज अपने कमरे के बिस्तर पर सहम कर बैठी थी। उसके कानों में अब भी शहरयार और दानिश की वो बातें गूंज रही थी जिसने लॉन के पास सुनी थी। अरीज के दिल में तरह तरह के वसवसे उठ रहे थे। वो सोच रही थी, अगर वो मेरा शौहर नहीं है तो फिर वो कौन है? क्यों उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? क्यों उसने सबको यकीन दिलाया कि मैं उसकी बीवी हूँ? क्या उसके पीछे कोई खतरनाक मकसद है या सिर्फ मुझ पर एहसान जता रहा है? और अगर ये सब फरेब है तो फिर मेरा असल घर कहाँ है? मेरी माँ किस हाल में होंगी? उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। एक तरफ वो घर की ऐशो आराम की जिंदगी थी और दूसरी तरफ जहांगीर का वो जहन्नुम जैसा मानसी, जिसकी धुंधली यादें अब उसके दिल को दहला रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। दूसरी तरफ शहरयार अपने बंदों के साथ अरीज के घरवालों और उसके माजी का सुराग लगाने में लगा हुआ था। 2 दिन की सख्त तगदो और मुख्तलिफ अस्पतालों और गली मोहल्लों की खाक छानने के बाद आखिरकार शहरयार के एक मुखबिर ने उसे पता ढूंढ निकाला जहां अरीज पहले रहती थी और उसके शौहर का नाम भी सामने आ गया। शहरयार अपनी गाड़ी लेकर इस इलाके में पहुंचा ही था कि सामने से जहांगीर भी अपने दोस्त के साथ हाथ में डंडा लिए पागलों की तरह अरीज को ढूंढता हुआ आ रहा था। दोनों की गाड़ियां एक दूसरे के सामने आकर रुकी। शहरयार ने गुस्से से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। जहांगीर ने भी शहरयार को इतनी महंगी गाड़ी से उतरते देखा तो तैश में आ गया और फौरन आगे बढ़कर उसका गिरबान पकड़ लिया। तू ही है ना वो मीरजादा जो मेरी बीवी को उठाकर अपने महल में ले गया है? जहांगीर पागलों की तरह चिल्लाया। शहरयार ने एक झटके से उसका हाथ अपने ऊपर से हटाया और सर्द लहजे में बोला, हाथ नीचे रख अपने। तुम हो कौन और किसकी बात कर रहे हो? जहांगीर ने दांत खिचखिचाते हुए बोला, मैं जहांगीर हूँ, उसका शौहर। और वो औरत जो तेरे घर में है अरीज, वो मेरी बीवी है। निकाल उसे बाहर, वरना जान से मार दूंगा तुझे। ये सुनकर शहरयार के पैरों तले जमीन निकल गई। अचानक माहौल का रुख उस वक्त बदला जब जहांगीर ने होशमंदी से सूरत हाल को संभाला। उसके दिल में खूंट और चालाकी छुपी हुई थी, मगर चेहरे पर उसने मासूमियत और मजलूमियत का ऐसा मखोटा पहन रखा था कि देखने वाला धोखा खा जाए। जहांगीर ने आगे बढ़कर अपने हाथ जोड़ लिए और इसकी आंखों में एक झूठा दर्द और नमी तैरने लगी। वो बहराई हुई आवाज में बोला, अरे भाई, खुदा के लिए गुस्सा मत करो। तुम शायद समझ नहीं पा रहे। मुझ पर रहम करो और मेरी बीवी के पास ले चलो। मेरी जिंदगी है, इसके बगैर मेरा क्या बनेगा? शहरयार ने ठंडी और शक भरी निगाहों से उसे देखा। मैं कैसे यकीन करके कि वो तुम्हारी बीवी है? आजकल के दौर में किसी पर भरोसा करना मुश्किल है। तुम कोई सबूत दो। जहांगीर ने घबराहट में जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला, उसकी स्क्रीन ऑन की और एक पुरानी तस्वीर शहरयार के सामने कर दी। ये देखो, ये हमारी शादी की तस्वीर है और ये रही है रीच मेरे साथ। अब तो मान लो कि मैं इसका असली शौहर हूँ। शहरयार ने तस्वीर पर एक नजर डाली और अंदर तक हिल गया। उसे अच्छी तरह समझ आ गया कि वो लड़की वाकई उसकी बीवी है, मगर चेहरे का नकाब बरकरार रखते हुए उसने आह भरकर कहा, ठीक है, अगर बात ऐसी है तो मेरे साथ आओ। मैं तो तुम्हें तुम्हारी बीवी के पास ले चलता हूँ। शहरयार अपनी गाड़ी में बैठा कर जहांगीर को शानदार महल ले आया। जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए, अरीज सामने मौजूद लॉन में खड़ी थी। जहांगीर को देखती ही अरीज का दिल दहल गया, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहते शहरयार ने फौरन अरीज के करीब जाकर कहा, अरीज, ये शख्स कहता है कि ये तुम्हारा शौहर है। अब तुम ही फैसला कर लो। अरीज का खून खौल उठा। उसके अंदर छुपा सारा गुस्सा एक तूफान बनकर निकल आया। उसने एक जोरदार थप्पड़ पूरी ताकत से शहरयार के मुंह पर दे मारा। तुमने झूठ बोला मुझसे। अरीज की आवाज गुस्से से कांप रही थी। तुमने कहा था मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुमने मेरा असली शौहर मुझसे दूर किया और इस झूठे महल में मुझे कैद करके तमाशा बनाया। इसके बाद अरीज ने एक लम्हा जाया किए बगैर जहांगीर का हाथ सख्ती से पकड़ा और इसे घसीटते हुए महल के गेट से बाहर ले आई।